तो देखिए हम लोग कल पढ़ रहे थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, उसी में आगे हमको क्या देखना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है। ये क्या कहता है, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, मीन्स हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन के सेकेंड लॉ में देखा एफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। अब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो dp बाई dt क्या हो गया, जीरो। ठीक है, किसी का डिफरेंशिएशन तब जीरो होता है जब वो क्वांटिटी क्या हो, कांस्टेंट क्या हो। अगर कहीं पे एक से ज्यादा बॉडीज है, मान लो दो बॉडीज ऐसे हैं, ये आपस में कोलाइड कर रही है, तो इनका जो चेंज इन मोमेंटम कहोगे डेल्टा p1 प्लस डेल्टा p2 क्या होगा, जीरो। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक हमारा मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक, अब अगर हम बात करें इसका एग्जाम्पल, जैसे देखें रिकॉइल ऑफ गन। अगर मान लीजिए कोई गन है, गन से आपने क्या किया, बुलेट फायर किया। ठीक, तो इनिशियली क्या है, यहाँ पे बुलेट और गन दोनों रेस्ट में है, तो इनिशियल मान लो मास ऑफ द गन m है, मास ऑफ द बुलेट स्मॉल m है, तो इनिशियल मोमेंटम अगर देखोगे तो m इंटू जीरो प्लस m इंटू जीरो, तो गन और बुलेट दोनों कहाँ पे है, रेस्ट में। अब अगर जब फायर कर दिया तो मास ऑफ द गन m है, वेलोसिटी ऑफ द गन को vg लिख दिया गया, प्लस मास ऑफ द बुलेट m है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट को vv कह दिया गया। अब अगर बुलेट की वेलोसिटी पता है और हमें रिक्वायर्ड गन की स्पीड बतानी है तो कैसे निकालेंगे हम, देखिए m इंटू वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू स्मॉल m इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये निगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि इधर जीरो इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमको वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड गन कितना हो जाएगा, माइनस m अपॉन कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ रिक्वायर्ड गन हो जाएगा। ठीक है, समझिए कि अगर बुलेट की वेलोसिटी दी गई तो हमें गन की वेलोसिटी निकल जाएगी कितना पीछे से वो गन झटका मारेगी। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए अब हमने देखा रिक्वायर ऑफ गन, ऐसे एक और एग्जांपल है न्यूटन का थर्ड लॉ, कल हम लोग देख चुके थे कि टू ईच एंड एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब उसमें क्या है कि जैसे रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट कैसे ऊपर जाता है उसके बारे में हमको देखना है। जब आपका रॉकेट जाता है कहीं पे ऊपर तो क्या होता है, वो यहां से पीछे से अपने फ्यूल कंबेशन करके क्या होगा, पीछे गैस निकालता है कि नहीं। तो उसको हम क्या कहेंगे, वी रिलेटिव, जो निकलेगा गैस निकल रही है वो किसके निकल रही है, विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। रॉकेट से यहाँ निकल रहा है, मान लो अग्नि है ये। ठीक, तो ये क्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो इसके ऊपर की तरफ क्या लगेगा, अपथर्स। तो अपथर्स यहाँ कैसे लगेगा, चूंकि रॉकेट का मास चेंज हो रहा है यहाँ पे, जब वो पहले उसके अंदर फ्यूल भरा हुआ, गैस भरी हुई, अब निकाल रहा है तो कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, मास। तो जो अपथर्स लगेगा, अपथर्स यहाँ जो लगेगा वो क्या लगेगा, हमारा क्या है, F इज इक्वल टू होता है dp बाई dt। क्या होता है, dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू जब करेंगे तो हमारा मोमेंटम में क्या है, यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो v रिलेटिव इंटू dm बाई dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, v रिलेटिव इंटू dm बाई, जो रॉकेट के ऊपर फ्यूल निकलने से अपथर्स लगेगा वो क्या लगेगा, v रिलेटिव, मतलब किस स्पीड से ये गैस निकल रही है पीछे, इंटू dm बाई dt। समझ गए। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन भी कर रहा होता, क्या कर रहा होता, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन, तो नीचे की तरफ कौन कौन सा फोर्स लगता, नीचे की तरफ लगता है mg, क्या लगता है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ क्या लगता है, इस पे अपथ्रस्ट, क्या लगता,
तो यहाँ पे हम क्या करते, जो हमारा Ma ऊपर नेट आता वो कैसे आता, जो अपथ्रस्ट है हमारा V रिलेटिव इंटू dm बाई dt माइनस mg किसके बराबर होता है, Ma के। तो यहाँ पे क्या आता, A प्लस जी इक्वल टू वी रिलेटिव इंटू dm बाई dt। अगर ये ऊपर की तरफ एक्सलेट कर रहा है तो यही इक्वेशन आएगी। अब इन्हीं दो इक्वेशन पे आपके क्या है सवाल, ठीक है, बात समझ आई, नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फोर्सेस कैसे लगते हैं, क्या होते हैं उनके बारे में, ठीक। जो कल हमने पढ़े थे कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक। हमने देखा था कि कांटेक्ट फोर्स में आया था सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन एक तरह का क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, विच एक्ट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है। जैसे मान लिया एग्जांपल के लिए हमारे पास एक ये मान लो एक टेबल है, क्या है, एक टेबल है, इसके ऊपर रखा है मास m, क्या रखा है, मास। तो इस पे एक फोर्स तो हमारा नीचे की तरफ लगेगा, वो क्या है, mg, ग्रेविटी का फोर्स। दूसरा जो फोर्स लगेगा जो इसको यहाँ पे बैलेंस किए है वो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो जाएगा वो, यहां नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg तो है, पर क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन है। आपने कल न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था एक्शन रिएक्शन फोर्स। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स होने के लिए क्या चाहिए, पहली बात तो दोनों बॉडी पे सेम टाइप का फोर्स लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, दोनों टाइप पे, दोनों बॉडी पे सेम टाइप का, और दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। अगर यहां ध्यान से दो तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये कैसा है, ग्रेविटी का फोर्स। भले दोनों बराबर आ रहे हैं पर ये दोनों एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं है। तो अगर कोई पूछता है नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स है तो आप कहेंगे नहीं। यहां पे ऐसा आया, अगर मान लो कॉन्टेक्ट सरफेस आपका ऐसा है, ये एंगल थीटा है, यहां मान लो कोई मास m रखा है। अब जरा ध्यान से देखिए, नॉर्मल रिएक्शन किसके लगना है, हमेशा परपेंडिकुलर टू कॉन्टेक्ट सरफेस। कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा है, ये वाला। तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल हम ड्रा करेंगे ऐसे, और यहां पे हमारा ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, क्या लग जाएगा। अब यहां ध्यान से देखो, इसके ऊपर जो ग्रेविटी होगा वो नीचे लगेगा ऐसे mg। अगर ये थीटा तो ये एंगल थीटा, इधर क्या लगेगा, mg cos थीटा, क्या लगेगा mg, यहाँ क्या लगेगा mg sin थीटा। ये दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए। तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल आएगा वो किसके बराबर आया, mg cos थीटा के बराबर। तो नॉर्मल हमेशा क्या है, हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, ठीक है, और ऐसे लगेगा कि हमारा वेट को बैलेंस भी कर पाए एक तरीके से। अब यहाँ पे देखो जो हमें देखना क्या है, हमें देखना कॉन्टेक्ट सरफेस सबसे पहले, फिर उसके परपेंडिकुलर ड्रा करना है, उसी के डायरेक्शन में हमेशा क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक। अब यहाँ पे देखो तीसरा केस आता है, जैसे मान लो हमारे पास ये दीवार है दो, क्या है, दो, और यहाँ पे एक लैडर खड़ी कर दी गई, ये मान लो क्या है, लैडर है ना, सीढ़ी खड़ी। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन तुमको बनाना है। तो अगर देखें, ध्यान से देखें तो एक कांटेक्ट पॉइंट ये है, एक कांटेक्ट पॉइंट ये, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस मिला यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम समझे तो यहाँ पे दो सरफेस है, एक तो लैडर का सरफेस है, एक दीवार का। तो अब हम किसके नॉर्मल बनाएंगे, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, हमेशा जो कांटेक्ट पॉइंट के दोनों तरफ सरफेस प्रेजेंट होगा, जो कांटेक्ट पॉइंट के दोनों तरफ सरफेस प्रेजेंट होगा, हमेशा जो हमारा नॉर्मल रिएक्शन होगा उसी के परपेंडिकुलर बनेगा, ठीक। यानी यहाँ पे हमारा नॉर्मल रिएक्शन इधर हो जाएगा, उसको हमने कह दिया n1, यहाँ पे ये दोनों तरफ प्रेजेंट है तो ये क्या बन गया, n2। बात समझ आई। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगेगा, कांटेक्ट पॉइंट पे,
किस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कांटेक्ट पॉइंट के दोनों तरफ प्रेजेंट हो। यहां पे देखो ध्यान से, इस कांटेक्ट पॉइंट जो है उसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट था, ये वेज, तो वेज के परपेंडिकुलर लगा। यहां पे देखो टेबल हमारी प्रेजेंट थी तो उसके परपेंडिकुलर लगा। अब यहीं अगर कोई सवाल बन जाए कि मान लो दीवार ऐसे है और लेडर हमारी ऐसे रखी है, लेडर हमारी ऐसे रखी है। अब देखो तो ये वाले पॉइंट पे अगर देखोगे तो नॉर्मल कैसे बनेगा, ऐसे बना। अब इस पॉइंट पे अगर आ जाओ तो कॉन्टेक्ट सरफेस के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट है, लेडर, क्या प्रेजेंट है, तो यहाँ पे किसके परपेंडिकुलर बनेगा, लेडर के, तो ये हमारा N2 हो जाएगा। बात समझे, समझ में आई इतनी बात, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमको बताना है कि नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना होगा। लिखिए, अ स्फेयर ऑफ मास 60 kg balanced as shown in figure इसका रेडियस जो है वो 5 मीटर है। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन। अब एक स्फीयर है जो ऐसे बैलेंस किया गया है, यहाँ पे तुमको क्या कैलकुलेट करना है कि ये दोनों एजेस कितना नॉर्मल रिएक्शन लगा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना पड़ेगा हमको। अब हम सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, कॉन्टेक्ट पॉइंट। क्या ढूंढेंगे, हमारे पास कॉन्टेक्ट पॉइंट एक तो यहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है। कॉन्टेक्ट पॉइंट के दोनों तरफ कौन सा सरफेस प्रेजेंट है, स्फीयर का कि दीवार का, अरे एक तरह से स्फीयर का ही प्रेजेंट है ना, बाकी तो यहां से मुड़ जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पॉइंट पे ये सेंटर है, इसका रेडियस मान लो ऊपर दिया है ऐसे 5, ठीक। तो क्या करेंगे हम, यहाँ इसके परपेंडिकुलर बनाएंगे। यहाँ पे एक टेंजेंट कोई ऐसे होगा, उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, रेडियस ही तो होगा वो, यानी वो कहाँ पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। उसको हमने क्या नाम दे दिया, N1। क्या नाम दे दिया हमने, ऐसे इधर वाले के लिए देखा तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा दोनों तरफ सरफेस के, वो हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे N2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर हम यहां से ये कॉर्ड एक तरह से परपेंडिकुलर ड्रा कर दें तो ये डिवाइड कर देगा हाफ हाफ में। अब सोचो ये अगर 5 है, ये 4 है, तो ये कितना दूरी आ जाएगा, 3। अगर हम कहें ये एंगल थीटा है और हम यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रा कर दें, इसे ड्रा कर दी, तो ये थीटा और ये वाला थीटा क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो ये एंगल आपका थीटा हो गया। ऐसे ये थीटा तो ये भी थीटा आएगा, क्योंकि दोनों रेडियस है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, बन गया। तो ये थीटा तो यहाँ भी क्या बन गया, थीटा। अब इसको हम कंपोनेंट में डिवाइड करें तो इधर क्या मिलेगा, N1 cos थीटा, और इधर क्या मिलेगा, N2 cos थीटा, और ऊपर क्या मिलेगा, N1 sin थीटा और N2। अब इक्विलिब्रियम में कहानी है, किसमें है, तो ध्यान से देखो, हम अगर ये चल नहीं रहा है तो N1 cos थीटा माइनस N2 cos थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, N1 cos थीटा इक्वल टू N2 cos थीटा। यहां से हमको क्या मिल गया कि N1 इक्वल टू N2 होगा, नहीं होगा। तो दोनों को हम चाहें तो इक्वल टू N लिख सकते हैं, चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू N। अब अगर ध्यान से देखो दूसरी बात, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना है, N1 sin थीटा और N2 sin थीटा, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अरे उसका वेट mg, क्या लग रहा होगा उसका वेट, तो उसको हमने क्या कह दिया, mg, क्या कह दिया। अब N1 N2 बराबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n sin थीटा इक्वल टू mg। हमको n चाहिए, क्या चाहिए हमको, तो 2 into n
इंटू साइन थीटा जरा ढूंढिए। देखिए अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो 3/5 हो गया, नहीं हो गया? तो हमारा थीटा में मिल गया कितना, 3/5 इक्वल टू मास हमारा कितना दिया था 60 इंटू जी, यहाँ 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो यहां से हमारा n क्या मिलेगा, 60 इंटू 10 इंटू 5/6, 6 10 जा 60, कितना मिलेगा ये 500 न्यूटन। कितना मिल जाएगा, बात समझ आई? नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है 500 न्यूटन, यहां भी और यहां भी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है जो आपको खुद ही करना है। फिर हमारा एक दूसरा स्फीयर कोई है, इसका मास है 100 kg। ठीक, ऐसे। अब यहां पे स्टेबल है, ठीक है, जो ये वाली दूरी दी गई है ये दी गई है आपको 8 मीटर, कितना दिया है 10 मीटर दी गई। ये कितना है 10 मीटर, यहां से यहां तक दूरी है। ठीक, और इसका रेडियस कितना है 6 मीटर। कितना है, अब आपको बताना है कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। करिए। और ये ग्राउंड पे ऐसे कुछ बना था जिसमें ये फंसा हुआ है, ये फिक्स है। ठीक है, समझो 2 बांस ऐसे गड़े हुए हैं, उसमें एक स्फीयर फंसा हुआ है। अब इस स्फीयर पे तुमको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। करिए। फटाफट सब लोग ट्राई मारेंगे। देखिए मैं बता रहा हूं, बाकी आप लोग बाद में निपटाइएगा पूरी कैलकुलेशन। देखिए एक हमने यहां से ड्रॉ किया नॉर्मल परपेंडिकुलर, ऐसे इधर कहीं जाएगा, इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, रेडियस को अभी बना देंगे। ये हो गया हमारा n1, ये क्या हो गया, एक परपेंडिकुलर हम इधर ड्रा करेंगे, वो n2 हो गया। वो क्या हो गया, अब ध्यान से देखो, अगर एंगल ये 90 है, ठीक, अगर ये एंगल मान लो थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अरे चलो उसी को थीटा मानते हैं, क्या दिक्कत है, हम इसी एंगल को क्या मान लें थीटा, और इसको आगे ऊपर बढ़ा दें। ठीक, तो अगर ये यहां से क्या ड्रा कर दें, पैरेलल लाइन ऐसे। ठीक, तो अगर देखो ये थीटा, यही वाला थीटा अच्छा था, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा थीटा, तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या बन जाएगा थीटा, यहाँ क्या बन जाएगा वो एंगल, समझ गए नहीं समझ गए? अरे देखो ना, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये दोनों परपेंडिकुलर है तो ये थीटा हो गया। अब ये थीटा तो ये वाला 90 माइनस थीटा, तो अपने आप ये वाला ऊपर वाला एंगल क्या बन जाएगा थीटा, समझ गए ना? अब देखिए ध्यान से, अगर हम डिवाइड करें तो ऊपर क्या बन जाएगा n1 cos थीटा, और इधर क्या बनेगा n1 sin थीटा। ऐसे इसका ऊपर बन जाएगा क्या n2 cos थीटा, इधर क्या बन जाएगा n2 sin थीटा बन जाएगा। अब यहाँ इक्विलिब्रियम में देखो तो क्या, फिर n1 sin थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए n2 sin थीटा, तो गलती से यहाँ भी हमारा n1 इक्वल टू क्या जा रहा है n2, n1 इक्वल टू क्या जा रहा है, क्योंकि थीटा हमारे दोनों आइडेंटिकल है, यहाँ ये दोनों थीटा थीटा बराबर ही हैं। ठीक, अब देखो
तो हमारा फिर ऊपर की तरफ देखो क्या लग रहा है, n1 cos थीटा प्लस n2 cos थीटा, नीचे क्या लग रहा है mg, दोनों बराबर है तो इसको हमने क्या लिख दिया 2n cos थीटा इक्वल टू mg, 2 इंटू एन ऐसे रह गया, cos थीटा देखो ध्यान से वहां, अगर इसको थीटा माना तो ये बेस हो गया, हाइपोटेनियस सॉरी ये थीटा माना तो ये बेस हुआ नहीं हुआ। अगर ये 10 है, ये कितना रेडियस 6, तो ये कितना आ जाएगा 8 मीटर, ये कितना आ जाएगा, तो हम क्या रखेंगे, बेस हमारा हो गया 6 और हाइपोटेनियस कितना हो गया 10, है ना, इक्वल टू मास कितना है 100 इंटू जी 10, यहाँ से n इक्वल 100 सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 100 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 12, ठीक, इसको सॉल्व करोगे आंसर हो जाएगा। बात समझ गए, नोट करिए फटाक से। देखो अरे यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर, इसके सामने ये हाइपोटेनियस हो गया 10 और ये 6 है तो ये 8 नहीं आएगा, तो ये थीटा है तो थीटा के यही वाला तो बेस होता है, परपेंडिकुलर तो 6 हो गया। अच्छा हाँ यहाँ 8, यहाँ 8 लिखना चाहिए, ये 8 होगा, यहाँ 16 आएगा, ठीक समझ गया ना। अगला हम लोग को देखना है टेंशन, पहले ध्यान से समझिए अभी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। टेंशन फोर्स, टेंशन भी एक तरह का क्या है, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही कह सकते हो या इलास्टिक फोर्स है। टेंशन फोर्स ये क्या है आपका, टेंशन फोर्स acts along the string in such a way to shorten the length। टेंशन क्या है, किसी भी स्ट्रिंग में लगेगा, जैसे मान लिया एक हमारी कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, और एक आदमी इसको इधर फोर्स खींच रहा है F1 से, एक आदमी इधर खींच रहा है F2 से, ठीक। हम क्या लेंगे पहले शुरुआत में आइडियल स्ट्रिंग, कैसे लेंगे आइडियल स्ट्रिंग, आइडियल स्ट्रिंग कैसी होगी मासलेस, आइडियल स्ट्रिंग कैसे लेंगे मासलेस, और दूसरी कैसी होगी इनएक्सटेंसिबल, मतलब जो रबड़ की तरह बढ़ नहीं सकती। जो आइडियल स्ट्रिंग ली जाएगी वो कैसे ली जाएगी, पहले मासलेस, फिर हम स्ट्रिंग के मास के साथ भी काम करेंगे। अभी फिलहाल हमारी जो है वो कैसी आइडियल स्ट्रिंग, वो कैसी होगी मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। अब जब इसको हम खींचेंगे तो तब इसमें क्या होगा टेंशन पैदा होगा, तो टेंशन हमेशा क्या रहेगा अलोंग द स्ट्रिंग, कैसे रहेगा, और वो क्या कहना चाहेगा स्ट्रिंग की लेंथ को छोटा करना है, स्ट्रिंग की लेंथ को, तो जब यहाँ F1 से खींचोगे तो यहाँ टेंशन क्या लगेगा T, वो उसकी डायरेक्शन किधर होगी इधर, और यहाँ भी टेंशन क्या लगेगा T, वो भी किधर होगा इधर की तरफ, समझ गए। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारा एक ब्लॉक है कोई 6 kg का, ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, और आइडियल स्ट्रिंग है, तुम्हें यहाँ और यहाँ टेंशन बताना है, यहाँ और यहाँ टेंशन, तो टेंशन यहाँ पे स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या रहेगा सेम, ये इधर लगेगा T और यहाँ किधर लगेगा इधर लगेगा T, है कि नहीं। अब ध्यान से देखो इस पॉइंट पे देखो तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है 6G, ऊपर लग रहा है T, तो टेंशन यहाँ कितना आ जाएगा 6G। अगर इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन कितना आ जाएगा 6G, समझ गए बात को। तो इस टेंशन में क्या ध्यान रखना है, टेंशन हमेशा अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा और हमेशा ऐसे लगेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ को छोटा करना चाहे, ठीक। जैसे कुछ और एग्जांपल दूसरा लें कि हमको यहाँ पे टेंशन निकालना है, देखिए जब तक स्ट्रिंग सेम होगी टेंशन सेम रहेगा, स्ट्रिंग बदलेगी टेंशन बदल जाएगा। मान लो यहाँ पे 6 kg है, यहाँ पे 8 kg है, अब तुमसे यहाँ का टेंशन पूछे कि दोनों स्ट्रिंग का क्या बताइए टेंशन, ये आइडियली बंधी हुई है, कैसी है ये बंधी हुई है, तो क्या होगा देखो, अगर यहाँ पे देखो नीचे की तरफ क्या लग रहा है 6G, ऊपर की तरफ क्या लग रहा है T1, क्या लग रहा है यहाँ भी क्या लग रहा है T1, यहाँ क्या लग रहा है T2, तो यहाँ भी क्या लग रहा होगा T2, समझिए जहां जहां बंधा होगा वहां वहां टेंशन हम बना सकते हैं।
देखो टेंशन निकालने के लिए जिस स्ट्रिंग से जितना मास सस्पेंड होगा वही उसका उतना जी कर दो, वो टेंशन हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे T1 देखना है, इसके साथ कितना लटका है 6G, तो टोटल मास 6G लगता है, तो T1 कितना आ जाएगा 6G, कितना आ जाएगा। ऊपर वाले से देखो T2 से कितना लटका हुआ है 8 और 6 दोनों तो लटके हैं उससे, 8 और 6, टोटल मास जितना लटका होगा सारा टेंशन में आ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 14G। T2 कितना हो जाएगा 14G। कहाँ पे आइडियल कंडीशन में, जब ये इक्विलिब्रियम में चल नहीं रहा है, समझ गए। ऐसे एग्जांपल के लिए देखें, मान लो एक मास यहाँ पे 4 kg, यहाँ पे कोई लटका है 2 kg, फिर नीचे लटका है 3 kg। अब बताना है टेंशन। तो भाई इस वाले स्ट्रिंग से देखो ध्यान कहाँ लगेगा, यहाँ पे टेंशन ऊपर, यहाँ पे नीचे। T1 कितना हो जाएगा 3G। यहाँ पे देखो ऊपर लगा T2, यहाँ पे लगा T2, कितना हो जाएगा T2 से कितना लटका 3 2 5 लटके हैं नीचे ना, कितना हो जाएगा 5G, कितना हो जाएगा। यहाँ देखो कितना हो गया T3, कितना हो गया T3 कितना हो जाएगा आपका 4 2 6 3 9G। समझ गए, उतार लीजिए फट से।